हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन क्लासरूम सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। साथियों, हम राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत राजस्थान के अपवाह तंत्र को पढ़ रहे हैं। उसमें हम अब तक आंतरिक अपवाह तंत्र और अरब सागरीय अपवाह तंत्र को पूरा पढ़ चुके हैं। हम अभी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को पढ़ रहे हैं और जो हमारी पिछली क्लास थी उस क्लास में हमने चंबल नदी की शुरुआत की थी। हमने चंबल और चंबल की सहायक नदियों के बारे में पढ़ा था। आज हम चंबल की एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी बनास नदी के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। जो साथी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हमारे इन वीडियोस को आप लगातार शेयर करते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक बनास नदी। बनास नदी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बनास नदी के उद्गम की। तो हम बात करने वाले हैं बनास नदी के उद्गम की। तो हालांकि साथियों, बनास नदी का जो उद्गम है, इस उद्गम में कुछ मतों में जो इसके उद्गम है उसमें कुछ अभी क्लियर नहीं हो पाया है। यानी इसका जो वास्तविक उद्गम है वह कहीं और है और हम बुक्स में और आरपीएससी द्वारा जो मान्य है वो भी कुछ और है। तो हम अभी उसी को ध्यान में रखते हुए चलेंगे जो आरपीएससी द्वारा मान्य है। तो राजसमंद जिले में स्थित है खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियाँ जहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। तो खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये हो जाएंगी राजसमंद जिले में, जहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। तो ये हमने बना दी है खमनोर की पहाड़ियाँ जो स्थित है राजसमंद जिले में। तो यहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है और यहाँ से निकलकर यह नदी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होने के बाद, ध्यान रखना, हमने इससे पहले चंबल नदी पढ़ी थी, वह भी राजस्थान के 6 जिलों में है। उससे पहले हमने लूनी नदी पढ़ी थी, वह भी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। तो बनास नदी जो है, इस नदी का प्रवाह भी राजस्थान के 6 जिलों में होता है और राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होने के बाद यह नदी पहुंचती है सवाई माधोपुर जिले में और सवाई माधोपुर जिले में यह नदी चंबल नदी में मिल जाती है। सवाई माधोपुर का एक स्थान है रामेश्वर घाट। स्थान का नाम हो जाएगा रामेश्वर घाट। ये कहाँ हो जाएगा? ये होगा सवाई माधोपुर में। तो रामेश्वर घाट के निकट जो बनास नदी है, यह बनास नदी चंबल नदी में मिल जाती है। तो हमने इसकी शुरुआत की थी कहाँ से? ये हो जाएगी खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियाँ, और खमनोर की जो पहाड़ियाँ हैं ये स्थित है राजसमंद जिले में। तो हमारा जो मैंने जब क्लास शुरू हुई थी उस समय कहा था कि इसका जो वास्तविक उद्गम है वह खमनोर की पहाड़ियों से कुछ आगे कुंभलगढ़ दुर्ग के निकट वेरोखा मठ एक स्थान है, वेरोखा मठ, जहाँ से इसका वास्तविक उद्गम होता है। लेकिन आरपीएससी द्वारा जो मान्य अभी चल रहा है वह खमनोर की पहाड़ियाँ हैं। तो आपको भी खमनोर की पहाड़ियाँ ही याद रखना है। तो खमनोर की पहाड़ियों से निकल गई है। उसके बाद यह चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और राजसमंद, यानी इसका जो प्रवाह है वह कुल 6 जिलों में है। तो हम इसके जो 6 जिले हैं लिख देते हैं कौन कौन से जिलों में इसका प्रवाह है। तो इसका जो प्रवाह है वह राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिले के बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो इन 6 जिलों में बनास नदी का प्रवाह होता है। अब एक बात आप महत्वपूर्ण ध्यान रखें, इसकी जो कुल लंबाई है, अगर हम बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई है यह लंबाई रहती है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर।
एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण जो ध्यान रखने योग्य है, इस नदी का उद्गम राजस्थान में है और यहाँ से यह राजस्थान में ही प्रवाहित होते हुए यह संपूर्ण रूप से राजस्थान में ही बहते हुए चंबल नदी में मिलती है और चंबल नदी में यह राजस्थान में ही मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बनास नदी है, इस बनास नदी का पूर्ण रूप से प्रवाह, बनास नदी का पूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही है। हमने चंबल नदी जब पढ़ा था तब बात की थी कि चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, लेकिन यदि हम बात करेंगे कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, इसकी जो विशेषता हो जाएगी कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखना, सबसे लंबी नदी। तो अब तक हमने 4 कैटेगरी में हमने 4 नदियों की बात की है, 4 को हमने लंबी नदी कहा है। हमने घग्गर नदी की बात की थी, तब कहा था कि यह आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। फिर हमने कांतली की बात की थी, तब ये कहा था कि कांतली नदी जो है वह पूर्ण आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। जब हमने चंबल पढ़ा था तो चंबल के बारे में कहा था कि यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और अब हम बात कर रहे हैं बनास नदी की, तो यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब बनास जो है, इस बनास नदी को वन की आशा या इसे वर्णाशा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके उपनाम हो गए। आप चाहें तो एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट सेव कर लें। चलिए अब हम बात करते हैं बनास नदी पर जो बांध बने हुए हैं, बनास नदी पर जो महत्वपूर्ण त्रिवेणी संगम है, हम उन सब की बात करते हैं। तो ये हो गई खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। तो यहाँ से चंबल बनास नदी जब प्रवाहित होती है, हम बात कर रहे हैं अब बनास नदी के प्रमुख बांधों की। प्रमुख बांध। तो जब चंबल बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, तो खमनोर की पहाड़ियों से निकलने के बाद कुछ दूर बहने के उपरांत इस नदी पर सबसे पहला बांध बना हुआ है। और यह जो बांध है, इस बांध को हम कहते हैं बगेरी का नाका। बगेरी का नाका जो बनास नदी का पहला बांध है और यह बांध राजसमंद जिले में स्थित है। तो बनास नदी का पहला बांध बगेरी का नाका, जिला हो जाएगा राजसमंद। तो यह हो गया इसका पहला बांध। अब यहाँ से कुछ दूर और बहने के बाद राजसमंद जिले में ही इस नदी पर बनास का दूसरा बांध बना है और इस बांध का नाम रहता है नंदसमंद बांध। नंदसमंद बांध जो राजसमंद जिले में स्थित है, नाथद्वारा के निकट। तो ये बनास नदी का दूसरा बांध नंदसमंद बांध, और इसे राजसमंद की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आप जिस समय नोट्स बनाएं उस समय आप जरूर लिखना कि नंदसमंद बांध को राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये हो गया इसका दूसरा बांध। आगे हम बढ़ेंगे तो चित्तौड़गढ़ जिले में इस नदी पर तीसरा बांध बना है। जो तीसरा बांध रहता है इस पर चित्तौड़गढ़ जिले में, उसका नाम है मातृकुंडिया बांध। तीसरा जो बांध है ये हो जाएगा
मातृकुंडिया बांध, जिला हो जाएगा चित्तौड़गढ़। कोई दिक्कत नहीं। और जो मातृकुंडिया है इसे हम मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। तो ये मातृकुंडिया मेवाड़ का हरिद्वार। उससे आगे हम बढ़ेंगे तो टोंक जिले में बनास नदी का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बांध बना हुआ है और इस बांध का नाम रहता है बिसलपुर बांध। ध्यान रखना साथियों, बनास नदी का सबसे महत्वपूर्ण बांध है ये, सबसे बड़ा बांध भी है टोंक जिले में बिसलपुर बांध। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ध्यान रखना इस बात को, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बिसलपुर बांध टोंक जिले में। हम राजस्थान की जब पेयजल परियोजनाएं पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि इस बांध से राजस्थान के 4 जिलों में पेयजल की आपूर्ति होती है। तो ये हो गया बिसलपुर बांध टोंक में। बिसलपुर बांध के बाद जो इसका अगला बांध रहता है 5वां बांध, ये रहेगा सवाई माधोपुर जिले में और इस बांध का नाम रहता है इसरदा बांध। इसरदा बांध ये हो जाएगा सवाई माधोपुर में। जो इसरदा बांध है इस बांध को रेडियो बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 5वां बांध इसरदा बांध। और इसरदा के बाद जो इसका अंतिम बांध रहता है उस बांध का नाम है मोरा सागर बांध। मोरा सागर बांध और यह बांध भी सवाई माधोपुर में स्थित है। अब मोरा सागर बांध की यदि विशेषताओं की हम बात करें तो इस बांध के आसपास पान की खेती होती है। तो यह जो बांध है यह बांध पान की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, सवाल आता भी है, बांध के आसपास पान की खेती होती है तो यह बांध पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ हमने बात की बनास नदी के 6 बांधों की। बागेरी का नाका पहला बांध, उसके बाद नंदसमंद राजसमंद में इसका दूसरा बांध। तीसरा बांध जिसे हम मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं मातृकुंडिया बांध, रासमी चित्तौड़गढ़। फिर बिसलपुर गांव जो है टोंक जिले की देवली तहसील में, टोडा रायसिंह तहसील में, यहाँ पर बिसलपुर बांध बनास नदी का सबसे बड़ा बांध है और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी है। उसके बाद इसका 5वां बांध जो सवाई माधोपुर में इसरदा बांध जिसे रेडियो बांध के नाम से भी जाना जाता है। और अंतिम जो 6ठा बांध है इस पर उसे हम मोरा सागर बांध कहते हैं और यह पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बनास नदी के 6 प्रमुख बांध। अब हम बात करेंगे बनास नदी पर जो प्रमुख त्रिवेणी संगम है तो हम उसकी बात करेंगे। शुरू करते हैं हम जो बनास के प्रमुख त्रिवेणी संगम है इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तीसरा बांध था इसका, यह था मातृकुंडिया बांध। मातृकुंडिया बांध चित्तौड़गढ़। चलिए अब हम बात करते हैं बनास नदी के प्रमुख त्रिवेणी संगम की। तो इसका जो पहला त्रिवेणी संगम बनता है स्थान है भीलवाड़ा का और इस स्थान का नाम रहता है बिगोद। तो पहला जो इसका त्रिवेणी संगम है स्थान हो जाएगा बिगोद भीलवाड़ा। बिगोद भीलवाड़ा। तो बिगोद के निकट बनास नदी में 2 नदियां आकर मिलती है। इसमें एक नदी रहती है जो आती है गोगुंदा की पहाड़ियों से, उदयपुर से, और इसका नाम होता है बेड़च। आगे हम इसकी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं बेड़च की। तो एक नदी हो जाएगी बेड़च और जो दूसरी नदी यहाँ आके मिलेगी
वह भीलवाड़ा से ही आएगी और इसका नाम रहेगा मैनाल। तो ये हो जाएगी मैनाल नदी, ये हो जाएगी बेड़च नदी, और तीसरी जो नदी है यह स्वयं बनास नदी। तो भीलवाड़ा के बिगोद के निकट बनास, बेड़च और मैनाल नदियों का पहला त्रिवेणी संगम यहाँ स्थित है। तो ये हो गया बनास का पहला त्रिवेणी संगम। उसके बाद टोंक जिले का एक स्थान है, स्थान का नाम रहता है राजमहल। स्थान का नाम हो जाएगा राजमहल टोंक। तो राजमहल टोंक जो है यहाँ पर बनास नदी में आके मिलती है। एक नदी आएगी अजमेर जिले से जिसका नाम रहता है खारी नदी, और एक नदी जो इसमें मिलेगी उसका नाम रहेगा डाई नदी। तो राजमहल टोंक के निकट बनास नदी पर दूसरा त्रिवेणी संगम जो बनास, खारी और डाई इन तीन नदियों का रहता है। तो पहला त्रिवेणी हो गया बिगोद भीलवाड़ा में, पहला बिगोद भीलवाड़ा, दूसरा राजमहल टोंक। तो राजमहल टोंक में बनास, खारी और डाई इन तीन नदियों का। अब जो बनास नदी का तीसरा त्रिवेणी है वह त्रिवेणी संगम भी टोंक में है, और इस त्रिवेणी संगम, जो ये त्रिवेणी संगम स्थित है यह कहाँ पर है? ये स्थित है जोधपुरिया। टोंक का स्थान है जोधपुरिया देवधाम। तो जोधपुरिया टोंक जहाँ पर बनास नदी का तीसरा त्रिवेणी संगम स्थित है, और यहाँ जो नदियाँ आके इसमें मिलती है बनास में, उसमें एक का नाम रहेगा बांडी नदी और एक का नाम रहेगा मानसी नदी। तो देवधाम, जोधपुरिया, टोंक जहाँ पर बनास, बांडी और मानसी इन तीन नदियों का त्रिवेणी संगम। अब उसके बाद बनास का जो अंतिम त्रिवेणी संगम है जो इसका रहता है रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में, जहाँ पर यह चंबल नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है, और चंबल और बनास में यहाँ जो तीसरी नदी आके मिलती है उसका नाम रहता है सीप नदी। तो बनास, चंबल और तीसरी रहेगी यहाँ पर सीप नदी। तो इस तरह से बनास नदी के चार त्रिवेणी संगम, और चार में जो पहला त्रिवेणी संगम वो बिगोद भीलवाड़ा के निकट बनास, बेड़च और मैनाल इन नदियों का। उसके बाद राजमहल टोंक में दूसरा त्रिवेणी संगम बनास, खारी और डाई नदियों का। उसके बाद देवधाम, जोधपुरिया, टोंक में तीसरा त्रिवेणी बनास, बांडी और मानसी नदियों का, और रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर जहाँ पर बनास का चौथा त्रिवेणी, तो बनास, सीप और चंबल। तो ये चार त्रिवेणी संगम जो है ये बनास नदी पर स्थित है। आप चाहें तो एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट सेव कर लें। चलिए, इसके बाद हम यहाँ बनास की कुछ प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिख देते हैं, जिसकी हम विस्तार से चर्चा आगे करने वाले हैं। तो बनास की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों में कुछ की बात हमने यहाँ पे की अभी, जैसे बेड़च, मैनाल, खारी, डाई, बांडी, मानसी। इसके अतिरिक्त
बनास की कुछ और सहायक नदियाँ जैसे कोठारी, मोरेल, ढूंढ, कालीसिल, तो ये सभी बनास की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ये जो सहायक नदियां हैं, इन सहायक नदियों के बारे में हम अगली क्लास में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप एक बार यहाँ तक इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से सेव कर लें। आप जब इसे नोट्स फॉर्मेट में जब सेव करते हैं या सेव करेंगे, उस समय आप विस्तार से इसके बारे में लिखें। जैसे बनास के जो प्रमुख बांध है, आप उन बांधों के नाम लिखें, उनकी विशेषताएं लिखें। और ये सारी विशेषताएं मैंने बांध लिखते समय आपको बताई थी। जैसे नंदसमंद बांध है तो इसे राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। जो मातृकुंडिया बांध है इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। जो बिसलपुर बांध है यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। उसके बाद जैसे इसरदा बांध है तो इसे रेडियो बांध कहते हैं। जो मोरा सागर बांध है तो यह मोरा सागर बांध पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो आप इस तरह से इनकी विशेषताएं भी अपने नोट्स में लिखें। और जो 4 त्रिवेणी संगम है तो आप बनास के प्रमुख त्रिवेणी, पहला बिगोद भीलवाड़ा, उसमें फिर बनास बेड़च मैनाल, इस तरह से। फिर राजमहल टोंक, तो बनास खारी और डाई। फिर देवधाम जोधपुरिया टोंक, बनास बांडी और मानसी। और रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर, जहां बनास चंबल और सीप। तो इस तरह से आप इसे नोट्स फॉर्मेट में अपनी कॉपी में आसानी से या आराम से लिख सकते हैं। तो साथियों, यहाँ तक जो हमने बात की है, ये हमने बनास नदी के बारे में बात की है। अगली जो हमारी क्लास रहेगी, उस क्लास में हम बनास की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हमने देखी है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप लगातार इन वीडियोस को शेयर करते रहें। शेयर करने में आप कंजूसी बिल्कुल नहीं करें, ताकि आपके जो अधिक से अधिक मित्र हैं जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस क्लासेस का फ़ायदा मिल सके। मैं चाहता हूँ, अभी अधीनस्थ चयन बोर्ड ने कुछ भर्ती के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल घोषित किया है, जिसमें पुस्तकालय अध्यक्ष, पटवार जो एग्ज़ाम है, इसके लिए काफ़ी अच्छा वक्त दिया है। मेरा एक वीडियो इन सभी एग्ज़ाम रिव्यू को लेके रहेगा, बहुत जल्द वो वीडियो आने वाला है। जैसे वेटरनरी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है, वो भी एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है। और जैसे वन विभाग का जो एग्ज़ाम है आरपीएससी द्वारा, उसमें उसकी भी एग्ज़ाम डेट आ गई है। तो सभी साथी जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो लगातार इन वीडियोस को देखते रहें। आपके एग्ज़ाम तक मैं कंप्लीट ज्योग्राफी करवा दूंगा। और आपको पता है कि प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में जो राजस्थान ज्योग्राफी है, उसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इन वीडियोस को आप लगातार शेयर करते रहें, उसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करें। और इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगली क्लास में हम बनास की सहायक नदियों के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप इन क्लासेस का रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।